प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ढेर सारा क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो 12 फरवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम 12 फरवरी को है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट याद करके रख लिए होंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन करना भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन आप लोग लिखते चलिएगा, अगर नहीं लिखेंगे तो जल्दी से याद नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग पहला प्रश्न देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच में जो उसका संबंध है संश्लेषित अध्ययन है। तो यानी कि किसने कहा था, यानी कि जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच में संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, तो यह जो कथन है किसने कहा था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सेम इसी तरह का प्रश्न आप लोगों को फाइनल पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा फ्रेडरिक रेटजेल होगा। ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या कहा था कि मानव भूगोल और मानव समाज और धरातल के बीच में संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। दूसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था। रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर होगा ग्रिफ्थ टेलर। ठीक है, यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तीसरा नंबर का प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज किया गया था। यानी कि 21वीं सदी में अगर कहा जाए तो उस समय विश्व की जनसंख्या कितना था। तो इसका राइट आंसर होगा कम से कम, यानी कि लगभग में 600 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, तो हर एक चीज़ आप लोग लिखते चलिए, याद करते चलिए। अब यहाँ पर देखिए, जो 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी ऑप्शन में डॉक्टर महबूब ना दे करके डायरेक्ट यहाँ पर उल हक दे दिया रहता है, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। देखिए, नहीं वाला प्रश्न बहुत आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो नहीं वाला जो प्रश्न है इसको अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूज करने वाला प्रश्न होता है। तो यहाँ पर देखिए, मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, उत्पादकता उपागम। बाकी यहाँ जो है ना इसे शामिल किया गया है, बी ऑप्शन भी शामिल किया गया है, सी ऑप्शन भी शामिल किया गया है। इसीलिए नहीं वाले जितने सारे प्रश्न हैं आप लोग अच्छे से सोच समझ के उसे सॉल्व करिए, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि जंग का कटोरा निम्नलिखित में किस क्षेत्र को कहा जाता है। जंग का कटोरा जो है कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पीटर्सबर्ग क्षेत्र को। ठीक है, बी ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए, जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, 7 नंबर का प्रश्न है कि आयात निर्यात के बीच में मूल्य में अंतर को क्या कहा जाता है। यानी कि देखिए, आयात और निर्यात का मतलब होता है लेना और देना, तो इसके बीच में मूल्य का कौन सा अंतर इसमें शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा व्यापार संतुलन। ठीक है, अगर आयात निर्यात में अगर मूल्य का अंतर देखा जाए तो उसमें व्यापार ही शामिल होता है, क्योंकि आयात निर्यात का मतलब ही व्यापार होता है। तो आप लोग याद रखना है। यहाँ पर देखिए, जो 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ प्रश्न है कि हिमच्छादित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती है। तो कौन से पशु की मदद ली जाती होगी, तो इसका राइट आंसर होगा कुत्ता और रेनडियरों का। ठीक है, पहला ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर देखिए जो 9 नंबर का प्रश्न है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर मॉडल पेपर आप लोग देखे होंगे पुराना
तो उसमें भी ये प्रश्न शामिल था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो 9 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है। यहाँ पर नहीं वाला प्रश्न फिर से आ गया है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसे याद करके रख लें, क्योंकि फिर एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ प्रश्न है कि कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये शामिल है, दूसरा ऑप्शन भी शामिल है, तीसरा ऑप्शन भी शामिल है। अब यहाँ पर देखिए जो 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत की जनगणना के अनुसार में निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। ठीक है, तो कौन वाला नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संकलन होना, यानी कि यहाँ जो सी ऑप्शन है ये इसमें नहीं है। ठीक है, मतलब प्रश्न के अनुसार नहीं है, मतलब प्रश्न यहाँ दिया हुआ है ना कि विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, तो ये वाला नहीं है, बाकी सब शामिल है। ए, बी और डी ऑप्शन है जो बिल्कुल शामिल है जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, जनगणना के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए जो 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। जमशेदपुर जो है किस प्रकार का नगर है, आप लोग सुने होंगे टाटा जमशेदपुर। ठीक है, तो टाटा जमशेदपुर में कौन चीज़ बनता है, क्या होता है, तो देखिए टाटा जमशेदपुर जो है ना ये औद्योगिक नगर के रूप में भी काफ़ी विख्यात है। तो आप लोग याद रखिएगा पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए जो 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए घर को क्या कहा जाता है। टुंड्रा क्षेत्र में आप लोग देखे होंगे या फिर पढ़े होंगे कि टुंड्रा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है ना बर्फ़ के द्वारा वहाँ पर घर बनाए जाते हैं। ठीक है, छोटा छोटा गुफा बनाए जाते हैं रहने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, उसे इग्लू कहा जाता है। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से होता है वहाँ पर गोल, इस तरह से ही छोटा छोटा बर्फ़ का वहाँ पर घर बनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा उसे इग्लू के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है जो 13 नंबर का प्रश्न है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में कौन सा, ठीक है, सड़कों के किनारे विकसित होता है। मतलब यहाँ जितने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ये ऑप्शन में आप लोगों को बताना है कि सड़कों के किनारे कौन सा चीज़ जो है, कौन सी बस्तियां जो है वो विकसित होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा रेखिक प्रतिरूप बस्तियां। ठीक है, डी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर है। अब यहाँ पर देखिए जो 14 नंबर का प्रश्न है, तो देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी तक बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग कर लीजिए। और हर एक वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, हर वीडियो को जा करके चैनल के प्ले लिस्ट में खोजिएगा, बहुत सारा वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध है। जो वीकली टेस्ट का पेपर का भी वीडियो वहाँ पर बना हुआ है, आप लोग जा करके देखिए, हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि फाइनल पेपर का जो एग्ज़ाम है, जो क्वेश्चन है कहाँ से आएगा। ठीक है, तो आप लोग हर एक चीज़ वहाँ से जा करके देखें, याद करें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। देखिए 14 नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा मृदा लवणता होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर का जो प्रश्न है कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है। सामूहिक जो कृषि होती है उसे सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से उसे पुकारा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कोल खहोज। ठीक है, कोल खहोज, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है कि जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी होता है। जल संसाधनों का संरक्षण जो है ये क्यों जरूरी है, क्यों इसे बचा के रखना चाहिए, तो इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ जो दिया हुआ है जल की कमी के लिए। ठीक है, इसीलिए बचाना चाहिए क्योंकि बार बार जल की कमी होती है।
बी ऑप्शन जो दिया हुआ है कि बढ़ती मांग और तेजी से फैलते प्रदूषण की दृष्टि से इसके लिए भी जरूरी है संरक्षण। सी ऑप्शन जो दिया हुआ है कि स्थानिक और ऋतुवत असमानता के लिए, यानी कि डी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है हर एक चीज़ के लिए इसे बचा करके रखना है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए जो 17 नंबर का प्रश्न है कि स्वर्ण कोलर, ठीक है, स्वर्ण कोलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर के उप विभाग होते हैं? कौन से सेक्टर के जो उप विभाग हैं ये होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा तृतीयक सेक्टर में शामिल होते हैं। ठीक है, तृतीयक सेक्टर में शामिल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 18 नंबर का प्रश्न है कि उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? उद्योगों की जननी कौन से खनिज को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा लौह अयस्क को। ठीक है, प्रश्न थोड़ा घुमाया हुआ है क्योंकि अगले बार देखे थे कि उस समय जो प्रश्न आया था उस समय प्रश्न कुछ सिंपल तरीके से पूछा गया था, लेकिन इस बार आप लोगों के लिए प्रश्न थोड़ा घुमाया गया है और हो सकता है एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को नोट करके रख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ठीक है, कौन से स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा जो है उसका स्टेशन बनाया गया था, स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा तारापुर में। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए 20 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है और ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा है। ठीक है, और 5 प्रश्न बचा हुआ है, आप लोग अच्छे से देखिए और याद करके रखिएगा। ठीक है, देखिए 20 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि जल संभर विकास और प्रबंधन द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध कौन से राज्य से शामिल है? यहाँ पर देखिए प्रश्न थोड़ा अलग है लेकिन आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जल संभर विकास और प्रबंधन के द्वारा जो चलाई जाने वाली कार्यक्रम है, कार्यक्रम का नाम क्या है? नीरू और मीरू। ठीक है, तो नीरू मीरू यहाँ पर दिया हुआ है, इसका संबंध कौन से राज्य से है ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इतना घुमा के दिया हुआ है लेकिन हाँ एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट सिंपल में पूछ दे। ठीक है, कि नीरू मीरू का संबंध कौन से राज्य से है, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए जो 21 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि स्वेज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ने का काम करती है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में ज़रूर पूछे। तो देखिए स्वेज नहर जो है किन 2 सागरों को आपस में जोड़ने का काम करती है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए जो 22 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि घास स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हाउंडस। ठीक है, क्या होगा? बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि हाउंडस इसका राइट आंसर है, तो आप लोग याद करके रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो 23 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिकर्ष और उपकर्ष, ठीक है, प्रतिकर्ष 2 शब्द यहाँ दिया हुआ है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। कारक उत्तरदायी है किसके लिए? किसके लिए उत्तरदायी है? तो प्रवास के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर जो 24 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आप लोग ज़रूर याद करके रखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो जनगणना उस समय भारत की जनगणना कितनी थी? उस समय जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कम से कम 121.02 करोड़। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार में भारत की कुल जनसंख्या 121.02
करोड़ थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो अंतिम क्वेश्चन है 25 नंबर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद में भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारा वीडियो आता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, तब जाके वीडियो बनाने का मन और अधिक करेगा, इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो 25 नंबर का प्रश्न है और ये बिल्कुल आप लोगों के लिए अंतिम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कि डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है। डायमंड हार्बर जो है कौन से नदी पर स्थित है, कौन से नदी में है। तो इसका राइट आंसर होगा हुगली नदी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, हुगली नदी में डायमंड हार्बर जो है वो शामिल है, यहाँ पर याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा आज का, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कर दें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।